नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं और ये क्लास नंबर आपकी 6 रहेगी। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ऐसी 10 क्लासेस करेंगे जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। हालांकि इसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन का जो पूरा एक सेट होता है जो कि प्री के एक पेपर में आपसे पूछा जाता है, वैसा सेट हम लोग करने लग जाएंगे। यानी उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होगा वो इंक्लूड होगा। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का सेट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एरर का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा था एक्सपेरिमेंटल सेप कंबाइंड फ्लेवर्स ऑडेसियस एंड विद एन ऑलमोस्ट सिंथेटिक सेंसिबिलिटी क्रिएटिंग डिशेज दैट चैलेंज्ड द वेरी नोशन ऑफ कुलिनरी कैटेगरीज। अब ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान होगा तो मैं ऑलरेडी एक बार आपको करा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा से हमारे पास है। क्वेश्चन बढ़िया है, बस इसको ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो द एक्सपेरिमेंटल सेफ ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें सेफ नाउन है, एक्सपेरिमेंटल आपका एडजेक्टिव है और द आपका आर्टिकल है। अब सेफ नाउन है तो कंबाइंड आप देखोगे यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपको एडवर्ब चैप्टर में सिंपल सी बात बताई गई थी कि कभी भी आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, एडजेक्टिव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बतानी हो, या फिर खुद एडवर्ब को भी अगर आपको मॉडिफाई करना रहता है तो उसके लिए एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, आप मुझे बस इस क्वेश्चन में इतना देख के बताओ, कंबाइंड अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए क्या मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना होगा या फिर एडवर्ब? तो आप कहेंगे भैया जी एडवर्ब लगाना चाहिए, लेकिन क्या लगाया है एग्जामिनर ने? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है ये जो ओ यू एस जो आपका सफिक्स वाले वर्ड होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार मोस्ट ऑफ केसेस में एडजेक्टिव होते हैं। इनमें एल वाई जैसे ही आप ऐड कर देंगे ये क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। तो ये ऑडेसियस जो दे रखा है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। हमें यहाँ क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था। तो इसमें एल वाई ऐड कर दो, आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा, यानी बी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है डायलेमा वर्ड का। देखो डायलेमा का मतलब होता है बेसिकली एक प्रकार से ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के दौरान जो आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, एक समस्या सी आपके सामने उत्पन्न हो जाती है, उसको डायलेमा कहा जाता है। ठीक है, प्रेडिकामेंट भी बोलते हैं, इसी को क्वेंड्री भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। कन्फ्यूज़न बेसिकली इस तरीके का कुछ ये मीनिंग करता है। तो डायलेमा का आपको सिनोनियम बताना है, तो प्यारे साथी प्लाइट इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लाइट वर्ड भी जो है वो एकदम यही मीनिंग करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दुविधा वगैरह के सेंस में। अच्छा, वॉर्न अगर हम बात करें तो ये मेरे प्यारे साथी वियर की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये वॉर्न एंड टॉर्न करके एक ईडियम भी बनती है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई है, यानी कि ख़राब हो गई है, उसके सेंस में आता है। बाकी सिचुएशन स्थिति होती है और पोर्शन होता है किसी चीज़ का भाग। ठीक है, तो सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। देखो रिकॉर्डेड क्लास है तो मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चंस जो भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं उनकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दी जाए, और आप उसको आराम से, किसी को धीमे देखना है तो वो धीमे देख सकता है, या किसी को और फास्ट करके देखना है तो वो स्पीड बढ़ा के उसको देख सकता है। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश खुद ही रहती है कि मैं जल्द से जल्द आपका सेट करा दूँ। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन में आपको वेनिश वर्ड का बेस्ट डिफाइन बताना है। भाई बेस्ट डिफाइन पूछे, राइट या अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछे, बात सबकी वही होती है। अब आपसे पूछ रहा है वेनिश वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। प्यारे साथी, वेनिश वर्ड का मतलब होता है किसी को एक्सपेल कर देना। किसी को क्या कर देना, एक्सपेल कर देना। एक्सपेल करने का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालने के लिए अगर आप नोटिस करोगे, डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अडिग हो जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना किसी चीज़ से लेके, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। हार्म का मतलब होता है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो मेरे प्यारे साथी ये भी नहीं होगा।
अच्छा, इवैल्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, तो ये भी चीज़ हमारा आंसर नहीं बनेगी। अब 3 ऑप्शन जब कट चुके हैं तो भाई जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वेनिस का मतलब होता है बेसिकली किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है ना, रस्टिकेट कर देना। तो उसी रस्टिकेट से आप वर्ड याद रख सकते हैं रेलीगेट। रेलीगेट वर्ड भी वही होता है, किसी को बाहर निकाल देना बेसिकली। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें डेंटी वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। देखो वैसे तो डेंटी वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या ही वर्ड है, क्या ये इसका कोई मीनिंग बन रहा है, रिलेट कर रहा है क्या ये। भाई देखो वर्ड तो बहुत ज़बरदस्त है और इसको याद कराने का मेरे पास एक तरीका भी है और ये वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? डेंटी वर्ड को पता है आप किससे याद रखो? गाँव में जो घर होते हैं वैसे तो नॉर्मल बनते हैं, लेकिन जब ना उनको व्यक्ति सजा लेता है, बहुत बढ़िया तरीके से रंग करा लेता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइल्स वाइल्स लगा लेता है, लाइटें वगैरह लगा लेता है, तो गांव में उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी उसे गांव में कहा जाता है डेंटिंग पेंटिंग। क्या बोला जाता है? डेंटिंग पेंटिंग। ये गांव की भाषा में बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ आसानी से। अब ये वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा, पता है कैसे? आप जानते हो अगर हम गांव में घर की डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं तो मान लो पहले तो वो कैसा दिख रहा था, लेकिन जब आप उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हो गांव में तो वो घर कैसा दिखने लगता है? खूबसूरत दिखने लगता है। तो बस अब ये वर्ड यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा। खूबसूरत इस वर्ड का मीनिंग होता है जिसे हम ब्यूटीफुल भी कहते हैं। तो डेंटिंग वर्ड से आप क्या याद रख पाएंगे? डेंटी वर्ड याद रख पाएंगे। डेंटिंग वर्ड से आप डेंटी याद रख पाएंगे। तो घर की डेंटिंग पेंटिंग करने से घर कैसा हो जाता है? खूबसूरत हो जाता है। प्यारे साथी, इस डेंटी वर्ड का मीनिंग यही है, खूबसूरत। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है तो इन एलिगेंट हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिमांडिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डिमांड करता हो चीज़ों की, उसको बोलते हैं। टिमिड डरपोक होता है। और क्रिटिकल का मतलब होता है कुछ गंभीर मुद्दा। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने सीधे बोल दिया है भाई कि एडवर्बियल यूसेज एरर है। तो अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर मार्क करने की बात है तो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि आंसर ही मार्क करना है आपको पेपर में। ये थोड़ी ना कि कहाँ पे लगेगी एडवर्ब, ये थोड़ी ना पूछ रहा है, आपको सिर्फ आंसर मार्क करना है। तो प्यारे साथी, सिर्फ आंसर मार्क करना तो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है। पता है कैसे? आपको सिर्फ एडवर्ब ढूंढनी है। आप ये देखो क्वेश्चन में एडवर्ब कहाँ है? क्या ये एडवर्ब है? बिल्कुल नहीं, ये तो नाउन है। क्या ये एडवर्ब है? नहीं भैया, ये तो वर्ब है। सेम अरिया भी आपका क्या है? नाउन है। अच्छा, आई आपका प्रोनाउन है, एम आपकी वर्ब है, ग्रेटफुल आपका एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपोजिशन है, योर आपका एक तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव है या आप डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे आने वाला वर्ड क्या होगा? इसके नाउन होगा। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन के अंदर एक एडवर्बियल यूसेज एरर किया गया है। अब जाहिर सी बात है कोई ना कहीं तो एडवर्ब यूज़ की गई होगी। अब मैंने तो आपको एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी, एडवर्ब तो केवल यही दे रखी है जनरली। तो एडवर्ब जहाँ लगाई गई है वो प्लेस एडवर्ब की गलत है। तो इस क्वेश्चन में वैसे कोई गलती नहीं है, एडवर्ब लगा रखी है वो तो ठीक है, बस उसकी प्लेस गलत जगह कर दी है, यही गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सिर्फ अगर आंसर मार्क करना था तो आप बस ये ढूंढते कि एडवर्ब कहाँ दे रखी है, जिस ऑप्शन में एडवर्ब दे रखी है बस वही आंसर है। हाँ, ये तब नहीं कर सकते जब आपके क्वेश्चन में दो दो एडवर्ब हो, तब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर एक ही दे रखी है तब तो बहुत आसानी से आंसर लगा के आप निकल सकते हो आगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जनरली एडवर्ब को यहाँ से उठा के ग्रेटफुल के पास में लगा देंगे तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कॉन्सेप्ट से कर दो, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा। कैसे? भाई देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे लास्ट नाइट वर्ड ऐड किया गया है।
लास्ट वर्ड के साथ मैंने आपसे सिंपली बात कही थी, कभी भी लास्ट वर्ड के साथ कोई भी टाइम इंक्लूड हो तो वो अपने आप में पास्ट की एक ऐसी बात होती है जो कि फिनिश्ड हो चुकी होती है। यानी लास्ट के साथ में हम जो भी टाइम ऐड करते हैं वो अपने आप में फिनिश्ड एक्शन का टाइम होता है। और क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई है कि पास्ट के जो फिनिश्ड एक्शन होते हैं उनको दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्यारे साथी ज़रा मुझे देख कर बताओ, यहाँ पर क्या पास्ट इंडेफिनिट लगाया गया है? जी डिड तो लगाया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट तो है। लेकिन अब यहाँ से आपकी टेंस की नॉलेज चेक होगी। आपको मैंने बताया था डू हो गया, डज हो गया या डिड हो गया, ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं तो इनके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है ना, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में रहती है, जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। तो प्यारे साथी यहाँ तो नहीं है ना, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में गलती दे रखी है। भाई डिड भी सेकंड फॉर्म और गेव भी सेकंड फॉर्म, क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। यहाँ डज के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, क्या ऑप्शन चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ डिड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा रखी है, क्या ये चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बताया डू डज डिड, ये अगर तीनों हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं तो इनके साथ केवल एक ही वर्ब आ सकती है, और वो कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको एकम्प्लिस वर्ड की स्पेलिंग को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है बेसिकली कोई गलत चीज़ को ठीक कर देना। तो रेक्टिफाई करना है आपको एकम्प्लिस। एकम्प्लिस बेसिकली प्राप्त करने के सेंस में होता है, अचीव करना, एक्वायर करना वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकम्प्लिस की स्पेलिंग में डबल सी बनता है, और डबल सी अगर आप देखोगे तो यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ भी दे रखा है, तो गलत कर दी चीज़, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन में हमें ठीक दे रखा है, ए वाले में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ही गलती थी, इसमें डबल सी नहीं बनाया था, तो उसी वजह से ये स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम आपको बताना है पेटाइट वर्ड का। बताइए, पेटीट भी बोलते हैं इसको लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका जो मन है आप बोल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेटीट जो वर्ड होता है या पेटाइट जो वर्ड होता है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों ही वर्ड को जब आप ये इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, चाहे पेटीट बोले चाहे पेटाइट बोले, इसका मतलब होता है एक छोटी सी सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। अब आप कहेंगे भैया जी इसका सिनोनियम क्या बनेगा? देखो इसका सिनोनियम ना, ये छोटी सी सुंदर लड़की, इसका सिनोनियम बनाने के लिए बस केवल यही वाला वर्ड काफ़ी है, छोटी। छोटी मतलब कोई चीज़ छोटी है, छोटी है मतलब कैसी है? स्मॉल है प्यारे साथी। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा। तो पेटाइट वर्ड का हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट लगा दिए हों, फ्लेक्सिबल लगा दिए हों, तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो छोटी हाइट की जो लड़कियां होती हैं उनको पेटीट बोला जाता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्मॉल होगा। जो बच्चे फिट या बेस्ट लगा देंगे वो गलत हो जाएंगे। कई लोगों को लगता है कि छोटी हाइट की लड़कियां तो भाई बेस्ट, वो चीज़ बेस्ट होती है, ऐसा लोगों को लगता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे बेस्ट लगा दें, फिर वो गलत हो जाएंगे। छोटे से यहाँ पे सिनोनियम बनाया गया है, तो फिर वो स्मॉल बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़िए पहले। कह रहे हैं राम ड्रॉप्ड द ग्लास एंड इट सेटर्ड ऑन द फ्लोर। तो कह रहा है राम के हाथ से गिलास छूट गया और वो फैल गया पूरे फर्श पे। अब यहाँ आपको ड्रॉप जो वर्ड दे रखा है, ये वाला वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग बताना है कि ड्रॉप यहाँ पे किस मीनिंग में यूज़ किया गया है। अब आप एक बात बताओ, राम के हाथ से गिलास छूटा और वो पूरे फर्श पे फैल गया, तो गिलास अगर पूरे फर्श पे, यहाँ तक राम के हाथ से छूट के गिलास जो है फर्श पे गिरा और पूरे फर्श पे फैल गया, तो जाहिर सी बात है गिलास गिरा होगा। और गिरने के सेंस में ड्रॉप का मीनिंग मेरे प्यारे साथी फॉल या फिर लेट फॉल होगा, तब जाके क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है ना? बाकी एन एसेंट ये तो चढ़ाई के सेंस में होता है। पे या कैजुअल विजिट यानी एकदम से नॉर्मली किसी से मिलने चला जाना। और स्टॉप का मतलब होता है रोकने के सेंस में। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे मर्ज, अच्छा ये मार्स है, ठीक है। मार्स वुड डिस्क्राइब इट इन डैश डिटेल। अब ये कोलोकेशन वाला है। कोलोकेशन वाले में क्या होता है कि मैंने कहा था ना
राइट यूसेज या करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड, उसी को हम कोलोकेशन बोलते हैं। अब कोलोकेशन में यहाँ पे डिटेल वर्ड दिया हुआ है। अब देखो डिटेल के साथ में अगर देखोगे तो बिग डिटेल भी बोल देते हैं, गुड डिटेल भी बोल देते हैं, इलेबोरेट डिटेल भी बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन हमने कहा कि हमको वो वर्ड रखना है जो एक परफेक्ट मीनिंग दे। तो परफेक्ट मीनिंग का मतलब क्या है? देखो मर्ज वुड डिस्क्राइब इट, मर्ज जो था वो इसको डिस्क्राइब कर सकता था कैसे? एक बेहतरीन यानी बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से, अच्छी डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर सकता था। तो उसके लिए जो डिटेल के साथ में जो कोलोकेशन बनती है वो प्यारे साथी ग्रेट डिटेल बनती है। ग्रेट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी अगर आप किसी चीज़ की देते हैं तो वो ग्रेट डिटेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। क्वेश्चन कह रहा है द आर्टिकल दैट यू हैव सबमिटेड इजेंट मेक सम सेंस टू मी। अब देखो क्वेश्चन में ना इजेंट का तो कोई मतलब नहीं है, यानी इज जो करके ये चीज़ लगा रखी है ये गलत हो जाएगी। हमें यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही रखना है। अब देखो इसमें गलती पकड़ने की कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि यार सर जी बी की फॉर्म भी तो सिंपल प्रेजेंट दिखाती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि जो ये बी की फॉर्म होती है इसके साथ किसी भी कीमत पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके साथ केवल दो ही फॉर्म आती हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या प्यारे साथी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती बी की फॉर्म के साथ। तो आप मुझे देख के बताओ क्या ये इज़ बी की फॉर्म है? जी बिल्कुल है। अगर ये बी की फॉर्म है तो इसके साथ में ये फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? कोई लॉजिक नहीं है इसका, तो बस इसी वजह से यहाँ पे गलती होगी। अब इसको ठीक करेंगे तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ डज इट मेक, डज इट मेक कर देंगे तो क्या मीनिंग बनेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा, गलत हो गया। इट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन को ना स्किप कर दिया गया है। दैट यू हैव सबमिटेड यानी उसकी पूरी जो बात दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है, और उसके बाद उसके बारे में आगे और जो चीज़ है वो बता दी गई है। तो प्रोनाउन को ना स्किप कर दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डज इट मेक सेंस नहीं लगाना, यहाँ पर भी देखो डजंट कर दिया, इट मेक सेंस नहीं बनेगा। डजंट मेक सेंस यानी सी वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, ये भी कोलोकेशन का क्वेश्चन। देख रहे हो कोलोकेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है, एक इतना बेहतरीन टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एसएससी जीडी के, अगर मैं आपको बताऊं तो ये टैग मैं इसका रिमेंबर कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 का है। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। अब आप समझ लो जीडी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है वरुण द शेफ डैश अप अ डिलीशियस मील इन जस्ट 30 मिनट्स। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी डिलीशियस मील को क्या किया जाएगा, तो वो बता रहा है कि किसी चीज़ को अगर आप कोई व्यक्ति जल्दी से तैयार कर लेता है, किसी मील को बेसिकली, तो उसके लिए ना एक विप्ड करके वर्ब होती है, विप वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी मील वगैरह को या कोई भी चीज़ है उसको बहुत जल्दी से तैयार कर लेना, तो उसको विप्ड अप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विप अप। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है सी ऑलवेज डू हर वर्क ऑन टाइम। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखोगे, सी आपका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑलवेज आपकी एडवर्ब है, डू आपकी मेन वर्ब है, हर वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन और टाइम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो भाई एक बेसिक सी बात जो आप जानते हैं कि सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ तो प्लूरल लगा रखी है तो गलत हो गया भाई, हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर वर्ब देखो यहाँ पे डूइंग डायरेक्ट नहीं आएगा, बिल मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब कोई भी दे रखी हो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, पर यहाँ थर्ड फॉर्म लगा रखी है, गलत हो गया। यहाँ डन थर्ड फॉर्म लगा दी, याद रखना थर्ड फॉर्म अगर वर्ब का काम कर रही है कहीं पे, समझ रहे हो, वर्ब का काम कर रही है तो वो डायरेक्ट आती ही नहीं है, वो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लग रखी होगी, अदरवाइज वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम कर रही होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे डन डायरेक्ट आएगी ही नहीं, तो ये गलत हो गया, और 3 ऑप्शन कट गए, तो जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें आपको बतानी है इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी वो स्पेलिंग चुननी है जो गलत दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, मैंने आपसे कहा था जब भी स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन आए तो इसको कैटेगराइज करके रखा हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको डायरेक्शन और उसकी जो भाषा दे रखी होती है वो पढ़नी पड़ती है, पर कुछ क्वेश्चन में नहीं पढ़नी पड़ती। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीधे बोल रहा है कि भाई सेलेक्ट कर दो गलत स्पेलिंग को। यानी जाहिर सी बात है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 3 स्पेलिंग तो गलत है और एक जो दे रखी है वो 3 स्पेलिंग इसमें ठीक है और एक जो दे रखी है वो गलत है। हमको बस वही गलत वाली निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे सिंपल सी बात कहा है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है स्पेलिंग एरर वाले का, क्या तरीका होता है सही? बस आपको सही वाली स्पेलिंग ढूंढनी है और ऑप्शन को करना है एलिमिनेट और आंसर निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, वॉज की स्पेलिंग एकदम ठीक है, एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग एकदम ठीक है, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो भाई मेरे से एग्जामिनर ने कौन सी पूछी? गलत स्पेलिंग। 3 मेरे को सही मिल गई, तो क्या ये मेरे आंसर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे से गलत पूछी है, गलत पूछी है तो जो बच रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है। अभी पिछली तरीके से अगर आप देखोगे तो उसमें एडवर्ब यूज़ का ही क्वेश्चन था, लेकिन वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्मेट में था। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है तो एरर वाला ही, लेकिन इसमें क्या कर दिया, आपको चारों ऑप्शन में अलग अलग सेंटेंस रख दिए। अब ऐसा होगा कि एक सेंटेंस में ना चीज़ गलत दे रखी होगी, बस वही आपको पकड़नी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, द सॉल्यूशन वॉज अप्लाइड सो इफेक्टिव दैट इट रिजॉल्व द इशू इमीडिएटली। अब वैसे तो इसी क्वेश्चन में गलती है, मैं देख चुका हूँ, तो यही राइट होगा, लेकिन बाकी मैं आपको चेक करा देता हूँ। दे परफॉर्म द टास्क सरप्राइजिंगली, परफॉर्म वर्ब के लिए एडवर्ब दे रखी है सरप्राइजिंगली, तो एडवर्ब लगा रखी है, मतलब बिल्कुल ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, सी हैड स्कार्सली बिगन हर स्पीच, स्कार्सली निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। निगेटिव एडवर्ब के बारे में मैंने एक बात आपको बताई थी, वो पॉइंट मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अगर निगेटिव एडवर्ब क्लाउज के बिल्कुल शुरू में दे रखी है तब इन्वर्जन अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो बीच में आती है तो कोई फ़र्क नहीं है, जैसी स्टेटमेंट है वैसे ही अप्लाई करो। समझ में आ गई बात? बाकी यहाँ पे देखो, स्पोक वर्ब दे रखी है तो उसके लिए सॉफ्टली क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। तो बाकी तो तीनों में ठीक दे रखा है, बस गड़बड़ जो दे रखी है वो पहले वाले ऑप्शन के अंदर दे रखी है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में एडवर्ब से रिलेटेड गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है डेलिब्रेट वर्ड का, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड बोला ना, तो डेलिब्रेट वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। देखो बेसिकली डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है किसी काम को ना जानबूझकर करना, इंटेंशनली। किसी काम को अगर आप इंटेंशनली करते हैं तो वो कहलाता है आपका डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट का आपको बताना है क्या प्यारे साथी? एंटोनियम। तो जानबूझकर अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो डेलिब्रेट करना कहलाता है, इंटेंशनल कहलाता है, प्लान्ड कहलाता है, प्रिपेयर्ड कहलाता है, एक्सपेक्टेड कहलाता है। अब आपको एंटोनियम बताना है, तो अनइंटेंशनल आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कहते हैं ना यार, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, इट वॉज अनइंटेंशनल, ये ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ये बस अनइंटेंशनली हो गया, ऐसे बोलते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्ट्रेंज वर्ड का सिनोनियम बताना है। स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एकदम बिल्कुल विचित्र लगे, आपको लगे कि अरे यार ये क्या चीज़ है, तो वो स्ट्रेंज होता है। कंप्लीटली अनफेमिलियर टू यू, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे आप परिचित ही नहीं है, आपने पहले देखी नहीं, एकदम विचित्र लग रही है आपको, तो उसको स्ट्रेंज बोला जाता है, वियर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा प्यारे साथी, क्या हो जाएगा? ऑड। ठीक है, बाकी स्टेबल स्थिर के सेंस में आता है, सेफ सुरक्षित के सेंस में आता है, और माइल्ड हल्के के सेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको सिनोनियम बताना है क्वार्स वर्ड का। क्वार्स वर्ड का सिनोनियम बताना है। देखो क्वार्स का मतलब होता है, जैसे एक तो मैंने ये फ्लैट सतह बना दी और एक मैंने ऐसे करके बना दिया, तो ये जो खुरदरा वाला हिस्सा होता है इसी को कहा जाता है क्वार्स। अब इसका सिनोनियम पूछ रहा है, तो सिनोनियम पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रफ एरिया जो होता है, एक तो फ्लैट हो गया, तो वो तो
कोर्स का एंटोनियम हो जाएगा, हमसे सिनोनियम पूछा है तो रफ इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, रफ इसका एकदम राइट आंसर होगा। बाकी ब्रीफ का मतलब होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में किसी चीज़ को लिख देना। सिक्योर सुरक्षित के सेंस में होता है, और ऑनेस्ट होता है आपका ईमानदारी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब इतना बढ़िया क्वेश्चन है तो कैसे करके आंसर लगाओगे भाई? पहले तो मैं आपसे वही चीज़, देखो मैंने इस वाले सेट के अंदर मैंने वो एबिलिटी डिस्कस नहीं की है कि क्वेश्चन देखते ही आप ये बता दें कि ये किस टॉपिक से है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आज से वो बात पूछूंगा। आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या आप ये समझ पाए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? तो आप कहेंगे भैया जी अरे बिल्कुल, हमने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा हमें ऑप्शन दिखते ही अंदाज़ा लग गया कि ये क्वेश्चन तो प्रोनाउन चैप्टर से है, और प्रोनाउन चैप्टर में हमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है एक एक प्रोनाउन, चाहे वो एम्पैटिक प्रोनाउन हो, रिफ्लेक्सिव हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, सारे के सारे आपने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो प्यारे साथी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप मुझे बताओ, सी इज़ द वन डैश बॉन द अवार्ड। इस सी के लिए मुझे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब सी कौन है? एक पर्सन है। अब आप क्या नहीं जानते कि ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये थिंग्स के लिए आता है। सेम अगर हम बात करें दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये तो आलू होता है, ये सबके साथ आ जाता है। इसको चाहे पर्सन के साथ लगाओ चाहे थिंग्स के साथ लगाओ। एक होता है आपका प्यारे साथी हु, ये स्पेशली ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि केवल केवल किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे ना आपको हुज भी दे रखा है, हु भी दे रखा है, हुम भी दे रखा है। अब आप कहेंगे भैया जी इसमें तो हम ये वाला ऑप्शन तो उड़ा देते, लेकिन ये तीन तो हु के ही वर्जन है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। हालांकि मैंने फाउंडेशन बैच के दौरान जब पढ़ाई है तो सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी आपको पोजीशन की ज़रूरत हो, किस चीज़ की? पोजीशन दिखाने की ज़रूरत हो, तब आप हुज का यूज़ करना। जब आपको ज़रूरत हो रिलेटिव प्रोनाउन की सब्जेक्ट वाले केस में, नॉर्मली सब्जेक्ट वाले केस में ज़रूरत हो, तब आप हु का यूज़ करना। जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो ऑब्जेक्टिव केस में, तब आप हुम का यूज़ करना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या पोजीशन की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है हमें? भाई वर्ब ये रही, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट वाले केस की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट वाले केस की ज़रूरत है तो भाई सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? भाई रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट बताया हुआ है मैंने। आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। बढ़िया, ये भी कोलोकेशन का ही क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। क्वेश्चन पढ़िए, क्या सी डिसाइडेड टू गो ऑन ए या फिर एन वैकेशन। वैकेशन मतलब छुट्टी। अब छुट्टी के लिए जो एक तरीके से उसके साथ कोलोकेशन लगती है, वो मेरे प्यारे साथी रिक्रिएशनल वर्ड इसके साथ यूज़ किया जाता है। रिक्रिएशनल का मतलब होता है ऐसी छुट्टियाँ जो मतलब आप बहुत ही एकदम मतलब जो खाली समय आप बेसिकली बिताते हैं, उसको रिक्रिएशनल करके बोला जाता है। बाकी एक्सपेंडेबल जिसको आप बढ़ा सकें, ट्रॉपिक वही ऊष्ण के सेंस में आता है। और जो आपका नोटोरियस होता है, ये तो आप जानते हैं, एक तरीके से फेमस फॉर बैड थिंग्स होता है, यानी गलत चीज़ों के लिए अगर कोई व्यक्ति फेमस है। फेमस फॉर बैड डीड्स, यानी गलत कामों के लिए फेमस, बैड डीड्स, ठीक, उसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी, रिक्रिएशन, खाली टाइम जो बेसिकली होता है उसको बोलते हैं। तो फिलहाल आज के भी 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी कल मिलते हैं, एक मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी आप जानते हो कि एक दिन छोड़ के ही आपकी क्लास हो पाती है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।